निर्मला जी बहुत ही सुलझी हुई और समझदार बहू, पत्नी, माँ और अब सास बनने जा रही थी। उनके बेटे प्रतीक ने अपनी दोस्त रिया को उनसे मिलवाते हुए बता दिया था कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। निर्मला जी को भी रिया पसंद आ गई और फिर बेटे की पसंद के आगे वो क्या बोलती। बस उनके जो अपने अरमान थे अपनी पसंद की बहू लाने की, वो कहीं दिल में ही दबे रह गए थे। राजेश जी ने उन्हें समझाते हुए कहा था, जिंदगी तो बेटे बहू को ही साथ में बितानी है, तो अच्छा है अपनी पसंद से शादी करेंगे, कल को हमें कुछ नहीं कह पाएंगे। निर्मला जी ने सोच लिया था, जो सब उन्होंने इतने साल सहन किया है वो सब उनकी बहू के साथ नहीं होगा। निर्मला जी चाय का कप खिड़की के पास लेकर बैठ गई और अतीत की यादों में खो गई। शादी तो उनकी और राजेश जी की भी एक दूसरे की पसंद से हुई थी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों ने जब अपने अपने घर में बताया था तो बहुत बवाल मचा था। तब जाकर शादी के लिए हाँ हुई थी। निर्मला जी बहुत अमीर घर की थी पर देखने में बहुत ही साधारण, जबकि राजेश जी मध्यम वर्गीय परिवार के थे पर किसी राजकुमार से कम नहीं लगते थे। जिस वजह से हर बात पर निर्मला जी को ताने सुनने पड़ते थे कि पता नहीं मेरे बेटे को इसके अंदर क्या दिख गया था जो इसे ब्याह कर ले आया। बेचारी जरा सा किसी बात में बोलती तो ये सुनने को मिलता, पैसे वाले घर की है, तू क्या जाने कैसे घर चलाना होता है। धीरे धीरे उन्होंने चुप रहना शुरू कर दिया कि किसी को उनका बोलना पसंद नहीं है तो कोई ये कहे बिना नहीं रहता, ना शक्ल ना सूरत, पता नहीं किस बात की अकड़ है। बेचारी अंदर ही अंदर घुटने लगी। पर राजेश जी उनका दुख समझते थे, इसलिए एक दिन बहुत हिम्मत करके घर वालों से अलग होने का फैसला कर लिया था। गुस्से में घर वालों ने उन्हें बिना कुछ दिए घर से निकाल दिया। राजेश जी बहुत खुददार थे। उन्होंने अपने ससुराल वालों से भी एक पैसे की मदद नहीं ली। एक छोटे से काम से शुरुआत की और देखते ही देखते अपना बिजनेस बहुत अच्छा जमा लिया। निर्मला जी ने हर मुश्किल में उनका पूरा साथ दिया। आज उनके बेटे प्रतीक ने उनके सामने रिया को लेकर खड़ा कर दिया था, जो रूप और रंग में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। रिया बहुत ही गरीब परिवार की थी। निर्मला जी को उसकी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उनका बेटा प्रतीक बिल्कुल उनके ऊपर गया था। देखने में बहुत ही साधारण, इसलिए निर्मला जी को डर था कि कहीं उनके बेटे को भी सब हर समय रिया से ही ना मिलाते रहे। खैर, बेटे के सामने वो कुछ नहीं बोली। रिया जब शादी होकर उनके घर आई, निर्मला जी ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की ही समझा। शादी के कुछ समय बाद एक दिन निर्मला जी ने अपने कुछ रिश्तेदारों को खाने पर बुला रखा था। सब आपस में कानाफूसी करने लगे कि कितने गरीब घर की लड़की है, अपने खानदान की नाक ही कटवा दी। ऐसा क्या बस सुंदरता पर लट्टू हो जाओ, थोड़ा तो अपने से मिलता जुलता घर देखना चाहिए था। निर्मला जी बहुत देर तक ये सब सुनती रही, फिर उनकी सहन करने की शक्ति खत्म हो गई। निर्मला जी ने सबके मुंह पर ये कहकर ताला लगा दिया कि लड़की अच्छी है, सुंदर है, मिलनसार है और क्या चाहिए। इसके माता पिता ने इसे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि इतनी देर से आप सब इसके मुंह पर इसकी और इसके परिवार वालों के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, फिर भी इसने किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। इसके संस्कार ही आज के समय में सबसे बड़ी दौलत है। सब आपस में बड़बड़ाते हुए बाहर चले गए। लड़की तो इनकी दौलत पर लट्टू हो गई होगी, नहीं तो बिल्कुल बेमेल जोड़ी है। अभी 4 दिन में इनकी अकल ठिकाने लगा देगी, सब कुछ हड़प कर चलती बनेगी। निर्मला जी बहुत आराम से प्यार से रिया को अपने तौर तरीके सिखाती रहती थी, कभी भी उसकी गरीबी का मजाक नहीं बनाती। निर्मला जी के मन में सबकी बातें सुन सुनकर कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया था कि उनकी बहू उन्हें धोखा ना दे दे, जैसा कि आजकल बहुत से घरों में हो रहा है। एक दिन रिया ने निर्मला जी से कहा कि उसकी कुछ सहेलियां उनके घर आना चाहती हैं। निर्मला जी ने कहा, बुला ले उन्हें, इसमें मुझसे क्या पूछना था, तू बस ये बता दे खाने में क्या क्या बनाना है, मैं सब तैयारी कर लूँगी। जिस दिन रिया की सहेलियां आई, निर्मला जी ने उसे सुबह ही कह दिया था कि मैं सब नाश्ता खाना तुम्हारे कमरे में ही भिजवा दूँगी,
तू आराम से बैठकर उनसे बातें करना। निर्मला जी ने जैसा कहा वैसा ही किया। फिर उनके मन में आया कि चलो एक बार मैं भी कुछ देर रिया की सहेलियों के पास बैठा हूँ, कहीं सबको ये न लगे कि इसकी सास में कितनी अकड़ है, एक बार मिलने भी नहीं आई। निर्मला जी के कदम रिया के कमरे के दरवाजे पर ही रुक गए। अंदर से रिया की सहेलियों की आवाज़ें आ रही थी। वो रिया को उनसे अलग होने के लिए उकसा रही थी। एक ने कहा, इतने दिन तो तूने गरीबी देखी है, अब जब इतने अमीर घर की बहू बनी है तो अपने सास ससुर की नौकरी छोड़ सारी जायदाद अपने नाम करवा ले और चैन से अपने पति के साथ रहे। दूसरी बोली, तुझे गरीब घर की समझ के बिल्कुल नौकरानी बना देंगे ये लोग। तीसरी ने कहा, मैंने माना प्यार अंधा होता है, इसलिए तूने प्रतीक की शक्ल देखी न सूरत, बस फट से उससे शादी कर ली। अब कम से कम अपने भविष्य का तो सोच। अगर प्रतीक अपने मम्मी पापा से अलग होने से मना कर दे तो तू उससे मोटी रकम वसूल और तलाक ले ले। तभी अचानक रिया चिल्ला पड़ी, बस करो तुम लोग, ये क्या बोलती जा रही हो? तुम सब अपने अपने घरों में रोज़ किसी ना किसी बात पर बवाल खड़ा करती हो और मुझे भी यही करने को कह रही हो। मेरी सास हर कदम पर मेरा साथ दे रही है तो उनसे अलग होने का कैसे सोचूं? और प्रतीक को मैं खुद से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ तो उनसे अलग होने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। तुम सब मेरी इतनी अच्छी सहेलियाँ होकर क्यों मेरा घर तुड़वाना चाहती हो? घर बसाना और बिगाड़ना जितना सास के हाथ में है उतना ही बहू के हाथ में भी है। रिया की सहेलियाँ वहाँ से ये कहते हुए उठ गई कि तुम यहाँ अपना अपमान करवाने नहीं आए थे, आज तू बड़े घर की बहू बन गई है तो हमें भी भाषण दे रही है। वो सब वहाँ से गुस्से में चली गई। रिया उन सब के जाने के बाद बहुत उदास हो गई। तभी निर्मला जी उसके पास आई और बोली, रिया, मैंने तुम सबकी सारी बातें सुन ली है। हर एक के घर में परिस्थितियाँ अलग होती है, क्या पता उनके घर में उनके साथ क्या हो रहा है। तू परेशान मत हो, दोस्त ज़्यादा दिन एक दूसरे से गुस्से होकर नहीं रह सकते। कुछ दिनों में तुम सबके बीच सब पहले जैसा हो जाएगा। रिया निर्मला जी की गोद में ऐसे लेटकर रोने लगी जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में रोता है। कहानी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ।